डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 19। बोहर मॉडल के अंदर अपन लास्ट पार्ट के अंदर सारे वेव नंबर्स और के स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज देख चुके थे। अब देखिए बोहर मॉडल की कुछ मेन पॉइंट्स को वापस रिवाइज करते हुए फेलियर ऑफ बोहर मॉडल देखते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट नोट, स्टार नोट लगाइएगा ऑफ बोहर मॉडल। स्टार नोट 1, देखिए बोहर ने रेडियस, एनर्जी सबके फॉर्मूलाज दिए। उन फॉर्मूलाज को देखते हुए अपन एक चीज अपन बोल सकते हैं, फॉर इन बोहर मॉडल, एज पर बोहर मॉडल, रेडियस is proportional to n square upon z. Radius is proportional to n square upon z. Hence, if z is constant, अगर z constant है तो r is proportional to n square, यानी एक ही एटम के या एक ही मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन के जो ऑर्बिट की रेडियस है वो अपने n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। n जो उसका ऑर्बिट का नंबर हो जाएगा, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दैट ऑर्बिट बोला। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या बोला, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर मैं rn कोई भी nth ऑर्बिट और r1 को कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा n स्क्वायर, यानी rn प्रोपोर्शनल, rn विल बी इक्वल टू, नॉट प्रोपोर्शनल टू, r1 इंटू n स्क्वायर। अगर आपके पास किसी भी एटम या आयन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है तो आपको उसके किसी भी nth ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस में उस n के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो r2 इज इक्वल टू r1 इंटू 2 स्क्वायर, 4r1, r3 इज इक्वल टू r1 इंटू 3 स्क्वायर, r4 इज इक्वल टू r1 इंटू 4 स्क्वायर, r5 इज इक्वल टू r1 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 25r1। सिमिलरली वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, इफ z इज कांस्टेंट। अगर मान लीजिए उसी एटम के एक सिंगल सेम एटम के अलग अलग ऑर्बिट्स में हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कंपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी दे दी, सेकंड की पूछ रहे हैं, थर्ड की पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। तो vn अपॉन v1 क्या हो जाएगा, जो भी प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू बदलेंगे, जो कांस्टेंट आएंगे वो तो कट जाएंगे। v प्रोपोर्शनल टू n 1 अपॉन n, तो vn है तो n तो आ जाएगा नीचे और 1 आ जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया ये 1 अपॉन n। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन n, तो ये vn इज इक्वल टू v1 अपॉन n। यानी किसी भी एटम या आयन के अंदर अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है तो सेकंड ऑर्बिट में v1/2 हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में v1/3 हो जाएगी, फोर्थ ऑर्बिट में v1/4 हो जाएगी, सेवेंथ ऑर्बिट में v1/7 हो जाएगी। n क्या है, ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। फिर वही बात, जेड अगर कांस्टेंट कर दे तो क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ई एन अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा ई एन ऊपर आया है तो नीचे एन स्क्वायर, और 1 नीचे आया तो 1 स्क्वायर ऊपर, क्योंकि ऑर्बिट की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और माइनस माइनस दोनों जगह आएगा तो माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू E1 अपॉन एन स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 है तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E1/4 होगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E1/9 होगी, उसी एटम या उसी आयन के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी E1/16 हो जाएगी। फोर्थ ऑर्बिट के लिए n4 हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। चलिए अच्छी तरह से ये बातें ध्यान रखते हुए अपन जो है, इसके बाद में ये आ गया अपने सारी चीजें, उसके बाद में अपन देखते हैं। अच्छा ये ई आ गया। अच्छा वेव नंबर का भी एक फॉर्मूला देख लीजिए। वेव नंबर प्रोपोर्शनल टू, या डेल्टा ई ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है, तो जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब होती है उसका जो डेल्टा ई होता है वो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, और वेव नंबर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना कि जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में एक ही एटम के अलग अलग ऑर्बिट्स में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो एमिटेड या एब्जॉर्ब रेडिएशन का वेव नंबर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।
तो इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड स्टार नोट आपको जो ध्यान देने हैं, जिस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम एटम के अंदर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, एज पर बोहर मॉडल फॉर एनी एटम, किसी भी एटम या आयन के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम का आयन के लिए, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी R जो है वो R अगर R1 है तो R2 क्या हो जाएगा 4R1, R3 क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट की रेडियस 9R1, R4 क्या हो जाएगा 16R1। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा 3R1, सेकेंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच। तो थर्ड और सेकेंड के बीच डिफरेंस कितना होगा 9 - 4 5R1, इन दोनों का डिफरेंस। भाई इन दोनों का डिफरेंस 3R1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 5R1, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 16R1 - 9R1 7R1, है ना 7R1। यानी जो डिस्टेंस इंटरवल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मान लीजिए, अगर इसको मैं डायग्रामेटिक रूप से, ये न्यूक्ली है, ये मान लीजिए अगर फर्स्ट R है, ये R1 है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक R1 है, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा 1 2 3 4R1, यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4R1 और R2। ठीक है, ये जो इंटरवल है यहां से यहां तक का, ये 4R1 और R2। फिर जो अगला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है ये क्या आ जाएगा 9R1 और R3। तो डिस्टेंस इंटरवल पहले इतना था तो अब इतना बढ़ गया। अगला कितना हो जाएगा 16R1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी डिस्टेंस इंटरवल क्या हो जाएगा बढ़ता जा रहा है। दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का डिस्टेंस इंटरवल जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट की तरफ चलते हैं वो बढ़ता जाता है। अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से ऑर्बिट्स को दिखाएं तो ये डायग्राम बनेगा भाई R2 - R1 से ज्यादा होगा R3 - R2, उससे ज्यादा होगा R4 - R3, उससे ज्यादा होगा ग्रेटर होगा R5 - R4, इसी तरह से आगे कंटिन्यू R6 - R5 चलता रहेगा। तो अगर मैं मान लीजिए किसी एटम की पिक्चर बना रहा हूं, किसी एटम के अंदर मुझे ऑर्बिट्स को दिखाते हुए, ऑर्बिट्स को एक सर्कल के रूप में दिखाते हुए अगर मुझे एटम की पिक्चर बनानी है, तो एज पर डिस्टेंस ऑर्बिट की पिक्चर ये बनेगी कि फर्स्ट ये न्यूक्ली है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट मान लीजिए, फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो, फर्स्ट ऑर्बिट अगर यहाँ है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो सेकेंड ऑर्बिट यहाँ होगा, थर्ड ऑर्बिट यहाँ होगा, फोर्थ ऑर्बिट यहाँ होगा, फिफ्थ ऑर्बिट और डिस्टेंस पे होगा। तो डिस्टेंस इंटरवल, रेडियस इंटरवल विल इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ जितना है उससे ज्यादा यहाँ होगा, उससे ज्यादा यहाँ होगा। लेकिन अगर एज पर एनर्जी बात करें हम, तो En इज इक्वल टू E1/n²। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी ये है, तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी ये होगा। अगर मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी ये होगा, फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी ये होगा, फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी ये होगा। जो एनर्जी डिफरेंस है ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ये E4 हो गया, ये E5 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है उससे ये डिफरेंस कम होगा, उससे ये डिफरेंस कम होगा, उससे ये डिफरेंस कम होगा। यानी जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे देखो E1 तो E2 क्या हो जाएगा E1/4, E3 क्या हो जाएगा E1/9, E4 क्या हो जाएगा E1/16। तो ये डिफरेंस के कंपैरिजन में ये डिफरेंस कम हो जाएगा, ये डिफरेंस और कम हो जाएगा। E2 E1 से ग्रेटर होगा, बट E2 - E1 से लेस होगा, E3 - E2 उससे लेस होगा, E4 - E3 उससे लेस होगा, E5 - E4 एंड विल गो सो। क्लियर? तो एनर्जी डिफरेंस, डिस्टेंस इंटरवल बढ़ता जाता है, एनर्जी इंटरवल कम होता जाता है। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते हैं, दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का रेडियस इंटरवल
डिस्टेंस इंटरवल बढ़ता जाता है दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स के बीच का, और एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। और जो एटम की डायग्राम है ना, एटम्स के अंदर न्यूक्ली के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो एज पर एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज पर रेडियस, एज पर पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए ज्यादातर बुक्स में जब एटम्स को बनाया जाता है, बोहर मॉडल का एटम बनाया जाता है, तो उसके अंदर जो ऑर्बिट्स का सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, वो एज पर डिस्टेंस इंटरवल नहीं करते, एज पर देयर पोजीशन नहीं करते, बल्कि एज पर देयर एनर्जी करते हैं, एज पर इस तरह से बनाते हैं। ज्यादातर जो डायग्राम साइंटिस्ट जो एटम का डायग्राम बनाएंगे ना, वो इस तरह से बनाएंगे। जैसे ये न्यूक्ली है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट को थोड़ा नजदीक ला देंगे, फोर्थ ऑर्बिट को थोड़ा और नजदीक ला देंगे। तो ये जो डायग्राम बनाया जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जितना दूर है, थर्ड ऑर्बिट उतना दूर नहीं है, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये डायग्राम सही नहीं है, ये एनर्जी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम सही है कि भाई एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में इतना है, तो सेकंड और थर्ड में इतना होगा, थर्ड और फोर्थ में इतना होगा, एनर्जी इंटरवल कम होता जा रहा है। अगर यही डायग्राम साइंटिस्ट बोहर जो है वो अकॉर्डिंग टू रेडियस, वो बोलते कि नहीं, मैं न्यूक्ली के चारों ऑर्बिट्स को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग या उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो फिर ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट को यहां बनाते, फर्स्ट ऑर्बिट को यहां बनाते, तो सेकंड ऑर्बिट को यहां बनाते, थर्ड ऑर्बिट को यहां बनाते, फोर्थ ऑर्बिट को और डिस्टेंस पे बनाते, और इतनी दूरी पे, ये डिस्टेंस इतनी रखते, ये इंटरवल जितना रखते, ये इंटरवल उससे ज्यादा रखते, ये इंटरवल उससे और ज्यादा रखते, ये हटा दीजिए बीच में से, है ना, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बनाते, तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस इंटरवल ज्यादा रखते, ये डिस्टेंस इंटरवल और ज्यादा रखते, इस तरह से फिर पूरा बन जाता। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिट्स की ये हालत है, और एनर्जी के अकॉर्डिंग ये वो हालत है। और ज्यादा फेमस कौन है, कौन से डायग्राम ज्यादा फेमस है? पोजीशन वाले ज्यादा फेमस नहीं है, एनर्जी वाले ज्यादा फेमस है, क्योंकि एनर्जी इंटरवल के कारण जो है वो स्पेक्ट्रल लाइंस का एनर्जी पता चल जाता है, और स्पेक्ट्रल लाइंस कई एनर्जी पता लगा लगा करके हम एटम के बारे में जानकारी पता करते हैं, उनके ऑर्बिट्स की पोजीशन, ऑर्बिट्स की डिस्टेंस, ऑर्बिट्स की रेडियस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ऑर्बिट्स की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस इनसाइड एनी एटम एज पर एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट, और वो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा फेमस है, इज मोर फेमस। तो इस तरह से ये बातें हो गई। और कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, जो है वो बोहर के अकॉर्डिंग, एज पर बोहर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूक्ली से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जिस और सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है वो डिस्टेंस, या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बोल दो, एक ही बात है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम, these all are of electron are quantized quantity inside atom। जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है तो उसकी टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी न्यूक्ली से डिस्टेंस, उसकी वेलोसिटी, उसके एंगुलर मोमेंटम की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सम सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल है, और वो सम सर्टेन सेलेक्टेड वैल्यूज उसके एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करती हैं, और साथ साथ में उसके ऑर्बिट नंबर पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए सम सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल है, और जब भी किस चीज की सम सेलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल हो, कुछ निश्चित चयनित मान ही संभव हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलने लग जाते हैं साइंस में। तो ये सारी चीजें जो इन जनरल क्वांटाइज्ड क्वांटिटी नहीं है, किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के लिए होती, इलेक्ट्रॉन के लिए भी एटम के अंदर नहीं होता है, कहीं भी दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता, किसी एटम से बंधा हुआ नहीं होता, किसी एटम के अंदर नहीं होता। तो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो भौतिक राशियां हैं, वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटाइज नहीं होती। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है, एटम के न्यूक्लियर के अट्रैक्शन फील्ड में बंधा रहता है, तब तक उसके लिए ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड है, क्वांटीगत है। और जो बोहर ने जो बातें बताई, जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि एज पर बोहर मॉडल ऑर्बिट्स का उन्होंने नाम दिया, ऑर्बिट्स के सिंबल दिए, और उनकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बताई बाद में आगे जाकर के बोहर ने। ऑर्बिट
ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n बोला गया वो दिया गया, नेम और सिंबल ऑफ ऑर्बिट और उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी का फॉर्मूला था 2n², फॉर्मूला था 2n² से उन्होंने निकाला। जैसे उन्होंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट है मान लीजिए, तो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1 दूंगा, उसका सिंबल k दूंगा, कैपिटल K फर्स्ट ऑर्बिट का सिंबल, और उसका 2 × 1² यानी उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होगी 2। उस फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन घूम पाएंगे। बोहर मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल की तरह हर इलेक्ट्रॉन का अपना इंडिविजुअल ऑर्बिट नहीं माना। रदरफोर्ड ने तो ये माना कि हर ऑर्बिट का हर इलेक्ट्रॉन का अपना इंडिविजुअल ऑर्बिट होता है, हर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। और उनके जो रदरफोर्ड के जो ऑर्बिट थे, रदरफोर्ड ने भी इलेक्ट्रॉन घूमते हुए माना था, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा, हर कहीं नहीं घूम सकता, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने कहा था मर्जी है वहां घूम सकता है, मर्जी है वो ऑर्बिट रख सकता है। इन्होंने कहा नहीं, मर्जी है वो ऑर्बिट नहीं हो सकते, कुछ स्टेशनरी शेल ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल ही होंगे, स्टेबल ऑर्बिट्स ही होंगे। सेकंड स्टेबल ऑर्बिट जो है उसके लिए n = 2 हो जाएगा, कैपिटल L उसका सिंबल हो जाएगा, 2 × 2², 8 इलेक्ट्रॉन उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। थर्ड जो है n = 3 हो जाएगा, m 2 × 3², 18 उसकी कैपेसिटी, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो पाएंगे। फोर्थ ऑर्बिट जो है वो उसके अंदर n = 4 है ना, n और 2 × 4², 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिफ्थ ऑर्बिट जो है n = 5, उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हर ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम नंबर दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि कोई चीज क्वांटाइज्ड है तो उसको दिया गया नंबर क्वांटम नंबर कहलाने लगा। कोई चीज कंटिन्यूअस नहीं है, क्वांटाइज्ड है, कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही हो सकती हैं, तो उन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटम नंबर दी, जिसको बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n = 5, O से K L M N O है ना, 2 × हिसाब से होना चाहिए 5 का स्क्वायर 50, लेकिन नहीं, इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं। सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर n = 6, K L M N O P, और इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑर्बिट के बाद वाले सभी ऑर्बिट्स में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो सकते हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 32, सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में 32, एट्थ में 32। आप बोलोगे सर ऐसे कितने ऑर्बिट पॉसिबल है? और बोहर ने कहा थ्योरेटिकली मर्जी है उतने ऑर्बिट बना सकते हो। अब उतने इलेक्ट्रॉन वाले एटम ही नहीं मिले जिसमें आगे वाले ऑर्बिट्स यूज हो पाए, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के नंबर के हिसाब से कितने ऑर्बिट यूज हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लेना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही है तो एक ऑर्बिट यूज होगा। अगर मान लीजिए किसी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ जाएंगे, फिर 5 इसमें जाएंगे, क्योंकि 8 तो 8 सकते हैं, लेकिन उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ही उस एटम के अंदर, तो 2 यहाँ जाएंगे, 5 यहाँ जाएंगे। अगर किसी के अंदर मान लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले 2 यहाँ जाएंगे, फिर 8 यहाँ जाएंगे, फिर 18 यहाँ जाएंगे, बचे हुए यहाँ जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करेगा। और उन ऑर्बिट्स का सिंबल भी दिया, K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वहां तक के ऑर्बिट्स को सिंबल दिया हुआ है, आगे वाले ऑर्बिट्स को सिंबल नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से ये बोहर थ्योरी की कुछ खास बातें थी जो बोहर ने अपनी थ्योरी में बताई थी। अब आ जाते हैं फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी कुछ बातें बोहर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई, आगे की कुछ डिस्कवरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोहर मॉडल की थी कि बोहर के जितने भी टोटल एनर्जी के, रेडियस का, वेलोसिटी का, वेव नंबर, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते समय इलेक्ट्रॉन जो रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करेगा उसका वेव नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। ये सारे फॉर्मूलाज केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस पर एप्लीकेबल होते थे। यानी इन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन पर प्रैक्टिकली मैच करते हुए पाए गए थे। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, बोहर मॉडल, ऑल फॉर्मूलाज of Bohr were practically valid for monoelectronic atoms or ions like H,
H2 प्लस He प्लस Li प्लस 2 Be प्लस 3 B प्लस 4 एक्सेट्रा। आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ कि उस पर ही लागू होते थे, प्रैक्टिकली वैलिड क्या था? भाई बोहर मॉडल के बाकी सारे फॉर्मूलाज तो चलो अपनी जगह सही है, लेकिन वो फॉर्मूला सही है कि नहीं इसका पता कैसे लगेगा? स्पेक्ट्रम से। भाई बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल्स होने चाहिए उस एटम या आयन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उन एनर्जी लेवल्स के जो ऑर्बिट्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं या ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है उनके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते समय जो है वो ये वाली रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब करना चाहिए जो बोहर ने बता रखी थी। वेव नंबर ये वेव नंबर वाली जो रेडिएशंस है वो एमिट होती हुई या एब्जॉर्ब होती हुई मिलनी चाहिए एमिशन स्पेक्ट्रा में या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, जो बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग निकाली। और फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन एटम्स या आयंस का प्रैक्टिकली लाइन स्पेक्ट्रा लेते और देखते कि वो वेव नंबर वाली लाइंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो उन्होंने पाया कि जो बोहर फॉर्मूला से आना चाहिए वेव नंबर वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स या आयंस के लाइन स्पेक्ट्रा में आ रहा है। यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस का लाइन स्पेक्ट्रा, उन लाइन स्पेक्ट्रास की लाइंस की वेव नंबर जो प्रैक्टिकली मिल रही थी वही बोहर फॉर्मूला से मिल रही थी। यानी बोहर के फॉर्मूलाज सही है उनके लिए। लेकिन जैसे ही हम हीलियम का बट नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस लाइक हीलियम, लाइक लिथियम, like lithium plus, like beryllium plus, like beryllium plus 2 है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इन पर अप्लाई नहीं होता था। हीलियम का जब हम लाइन स्पेक्ट्रा लेते थे तो हीलियम प्लस के लाइन स्पेक्ट्रा से बहुत अलग मिलता था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मिलता था। हीलियम प्लस में जितनी लाइंस मिलती थी लाइन स्पेक्ट्रा में, इमिशन स्पेक्ट्रा में या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, हीलियम के अंदर उससे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल लाइंस आ जाती थी। और वो एक्स्ट्रा एडिशनल लाइंस क्यों आई है, कहां से आई हैं, ये बोहर मॉडल समझा नहीं पाता था। यानी बोहर मॉडल से, बोहर के फॉर्मूला से जो कंक्लूजन निकल रहा था वेव नंबर का, वो वेव नंबर प्रैक्टिकली कौन से स्पेक्ट्रा से मैच कर रहा था? हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रा से मैच कर रहा था हीलियम के लिए, हीलियम से मैच नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब जब किसी एटम या आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उन इलेक्ट्रॉन के बीच भी कुछ इंटरेक्शन होती है। जब तक अकेला इलेक्ट्रॉन रहता है तब तक तो केवल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्ली के बीच इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली इंटरेक्शन है, न्यूक्ली इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली इंटरेक्शन है, न्यूक्ली तो एक ही है। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्ली से अट्रैक्ट भी हो रहा है और पहले इलेक्ट्रॉन से रिपेल भी हो रहा है। तो वहां कुछ नई इंटरेक्शन आ जाती है जो बोहर मॉडल नहीं मानता है, जो जिसके बारे में बोहर मॉडल ने सोचा नहीं। इसलिए बोहर मॉडल के जो फॉर्मूलाज हैं, बोहर थ्योरी के जो फॉर्मूलाज हैं, उनसे जो कंक्लूजन निकले, उससे जो निष्कर्ष निकले, वो उन एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाए जिनमें 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते थे। सो बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन Bohr theories, Bohr's postulates, Bohr's formulas, Bohr's conclusions are not applicable on line spectra of these entities. Bohr model can explain line spectra of these entities but cannot explain line spectra of these entities. इनके भी लाइन स्पेक्ट्रा थे लेकिन इनके लाइन स्पेक्ट्रा थोड़े अलग थे। आप बोलोगे सर हीलियम प्लस और हीलियम का लाइन स्पेक्ट्रा अलग क्यों होगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। हीलियम एक ऐसा एंटाइटी इसमें 2 प्रोटॉन के न्यूक्ली के चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, जबकि यहां पर 2 प्रोटॉन के न्यूक्ली के चारों तरफ 1 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट्स होंगे और इस दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो ऑर्बिट्स होंगे, हीलियम के ऑर्बिट अलग तरह के होते हैं, हीलियम प्लस के ऑर्बिट अलग तरह से होते हैं। जब भी किसी एक एटम में से, जैसे मान लीजिए सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स है न्यूक्ली में, कुछ न्यूट्रॉन्स भी है, 12 न्यूट्रॉन्स है, और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। पहले ऑर्बिट में 2 लगा रहे हैं, दूसरे में 8 लगा रहे हैं, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो तब जो ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल्स है, रेडियस है, वेलोसिटी उसमें इलेक्ट्रॉन की है, वो अलग है। जैसे हम सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन थे,
न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतने ही पड़े 11 प्रोटॉन, लेकिन बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एनर्जी दे दी, एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी, पीछे 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन रखने वाला सोडियम प्लस आयन के जो एनर्जी लेवल्स है ना, वो सोडियम से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। सोडियम का फर्स्ट ऑर्बिट सोडियम प्लस का फर्स्ट ऑर्बिट अलग होगा, सोडियम प्लस 2 का फर्स्ट ऑर्बिट अलग होगा, सोडियम प्लस 3 का फर्स्ट ऑर्बिट अलग होगा। सोडियम का सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है, रेडियस है, वेलोसिटी है, उसके अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन का, सोडियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट की अलग होगी। जैसे ही किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो उस एटम के सारे ऑर्बिट्स का एनर्जी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो एक नया सिस्टम बन गया। एक 11 प्रोटॉन के चारों तरफ 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ये अलग सिस्टम है। 11 प्रोटॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे, ये एक अलग सिस्टम है। ये वाला सिस्टम में केवल ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट डिस्टर्ब नहीं हो, सेकंड ऑर्बिट डिस्टर्ब नहीं हो, केवल थर्ड ऑर्बिट डिस्टर्ब नहीं हो, नहीं, ईच एंड एवरी ऑर्बिट्स विल गेट डिस्टर्ब्ड। जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पीछे बनी हुई इंटाइटी, जिसको हम मान लीजिए कोई एटम ए है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ए प्लस इंटाइटी बन गई, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो ए प्लस 2 इंटाइटी बन गई, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया प्लस इलेक्ट्रॉन तो ए माइनस इंटाइटी बन गई। इस इंटाइटी के न्यूक्ली में जितने प्रोटॉन है, यहां भी उतने ही प्रोटॉन है, यहां भी उतने ही प्रोटॉन है, यहां भी उतने ही प्रोटॉन है। न्यूक्ली को कोई फर्क नहीं पड़ा, न्यूक्ली में प्रोटॉन उतने ही, न्यूट्रॉन उतने ही है, लेकिन यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन है, यहां उससे एक कम है, यहां उससे 2 कम है, यहां उससे एक ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इसके जो ऑर्बिट्स होंगे वो एकदम अलग होंगे, इसके जो ऑर्बिट्स है वो अलग होंगे। इसका फर्स्ट ऑर्बिट भी इसके फर्स्ट ऑर्बिट से अलग, फर्स्ट ऑर्बिट से अलग, इसका फर्स्ट ऑर्बिट अलग, इसका सेकंड भी अलग अलग, इसका थर्ड ऑर्बिट अलग, इसका थर्ड ऑर्बिट अलग, अलग एनर्जी वाला होगा, और इसका थर्ड ऑर्बिट अलग होगा। और इसमें जो फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, इसमें फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस उससे चेंज हो जाएगा, इसके फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस उससे भी अलग हो जाएगा। जब भी किसी एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है या एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो वो उसके ऑर्बिट्स की सारी व्यवस्थाओं को बदल देता है। ऑर्बिट्स की रेडियस बदल जाती है, उनके अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदल जाती है, उनके एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं, उनकी एनर्जी वैल्यूज बदल जाती है, उनके दो सक्सेसिव के बीच का एनर्जी डिफरेंस बदल जाता है, रेडियस डिफरेंस बदल जाता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। और बोहर फॉर्मूलाज द्वारा हम केवल कौन से रेडियस, एनर्जीज एक्सेट्रा को कैलकुलेट कर पाते हैं? मोनो इलेक्ट्रॉनिक के। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा? इसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, इसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, इसके एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे, ये हम बोहर फॉर्मूला से पता नहीं लगा सकते। आगे आने वाले जो मॉडल्स दिए गए, इसके बाद सोमरफील्ड मॉडल के बाद मोस्ट मॉडर्न मॉडल जो वेव मैकेनिकल मॉडल दिया गया, उनमें ऐसे फॉर्मूलाज दिए गए जिसमें आप किसी भी एटम के ऑर्बिट्स के एनर्जीज का और रेडियस का और जो ऑर्बिट्स हैं उनका जो एनर्जी एक्सेट्रा है उनका पता लगा सकते हो। समझ में आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा फेलियर, सेकंड फेलियर, जो बोहर ने ये बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो होंगे स्टेबल एनर्जी लेवल या जिनमें घूमते समय इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा, यानी H/2π का होल नंबर मल्टीपल होगा। H/2π का 1 टाइम या H/2π का 2 टाइम, यानी MVR = NH/2π होगा। स्टेबल ऑर्बिट वही होंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम J और MVR H/2π का 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम 4 टाइम होल नंबर मल्टीपल टाइम होगा। अगर मान लीजिए H/2π का 3.2 टाइम्स है तो वो स्टेबल ऑर्बिट नहीं होगा। लोगों ने बोर्ड से पूछा, भाई साहब आप ये फॉर्मूला लाए कहां से? आपको कैसे पता चला कि NH/2π हो एंगुलर मोमेंटम, H/2π का होल नंबर मल्टीपल हो तभी स्टेबल ऑर्बिट होता है, और थर्ड ऑर्बिट है तो 3H/2π होगा, सेवेंथ ऑर्बिट है तो 7H/2π होगा। आपको ये पता कैसे चला? बोर्ड ने कहा मुझे इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन मुझे नहीं आता। मेरे को ऐसा, मैंने जो स्पेक्ट्राज देखे हैं, लाइन स्पेक्ट्राज देखे हैं, लाइन स्पेक्ट्राज किसी भी एटम के लाइन स्पेक्ट्रा में जो वेव नंबर वाली लाइंस मिल रही है उनको देख करके मैंने उन लाइंस की एनर्जीज पता लगाई, उन एनर्जीज को पता लगा करके मैंने इन ऑर्बिट्स की, उस एटम के ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल्स का अंदाजा लगाया है, उससे मुझे ये फॉर्मूला मिल रहा है। ये आया कैसे वो मुझे नहीं मालूम। तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया, उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया।
नेक्स्ट, स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन उस समय भी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय भी जो है वो चार्ज इंटाइटी है, एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है, तो वो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग रेडिएशन एमिट करना चाहिए, अपनी कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करना चाहिए और उसकी एनर्जी कम होती रहनी चाहिए। लेकिन बोहर ने कहा कि नहीं, स्टेबल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पर मैक्सवेल थ्योरी नहीं लगेगी। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स विल नॉट ओबे मैक्सवेल थ्योरी while revolving in stable orbits, either first orbit or second orbit। इसका रीजन क्या है? कुछ नहीं बताया। बोहर मॉडल में इस बात का कोई रीजन नहीं बताया गया कि भैया स्टेबल ऑर्बिट में ऐसा क्या गजब हो जाता है, ऐसी क्या स्पेशल बात हो जाती है कि वहां पर मैक्सवेल थ्योरी अप्लाई होना बंद हो जाती है। वहां पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड बॉडी होते हुए भी, चार्ज्ड पार्टिकल होते हुए भी, एक्सेलरेटरी मोशन, घूमने वाली मोशन एक्सेलरेटरी मोशन है, त्वरणीय गति है जिसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है, फिर भी उस पर मैक्सवेल थ्योरी नहीं लगेगी। मैक्सवेल कहता था कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटरी मोशन करे तो उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो रेडिएशन में कन्वर्ट होकर के रेडिएशन एमिट होनी चाहिए और उसकी टोटल एनर्जी कम होती रहनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो एनर्जी चेंज नहीं करता, एनर्जी एमिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोहर ने कहा क्यों नहीं करता ये मुझे नहीं मालूम, बट नहीं करता। तो कोई रीजन नहीं दिया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। अब इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट और फेलियर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फेलियर, बोहर मॉडल could not explain fine spectrum of atom। हिंदी बोलेंगे सूक्ष्म स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझना ये क्या है फाइन स्पेक्ट्रम और कैसे इसको बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी पर सोमरफील्ड मॉडल खड़ा है, इसी से सोमरफील्ड मॉडल निकलेगा। देखो, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मिलती है, लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन मिलती है, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन मिलती है ना। फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन मिलती है, सिक्स्थ से वन में आता है तो लाइमन सीरीज की फिफ्थ लाइन मिलती है। जब हायर ऑर्बिट से मान लीजिए एमिशन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, है ना, किसी एटम का एमिशन स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, हीटेड एटम्स हैं, उनको हम ग्राउंड स्टेट में ला रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को उनको कूल डाउन कर रहे हैं, तो 2 से 1 में आएगा तो भी 3 से 1 में 4 से लाइमन सीरीज की लाइंस मिलेंगी, लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री सीरीज मिलेगी, उन सीरीज में लाइंस मिलेगी, उसी को लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, आपको सब पता है। अब एक साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि उसने क्या किया, माइक्रोस्कोप से इन लाइन, ये मान लीजिए लाइन स्पेक्ट्रा है ना, ये मान लीजिए लाइन स्पेक्ट्रा है, ये लाइन स्पेक्ट्रा है, ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है, ये लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन है, ये लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन है, ये लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन है, ये लाइमन सीरीज की फिफ्थ लाइन है। फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज फर्स्ट लाइन, लाइमन सीरीज सेकंड लाइन, लाइमन सीरीज थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, लाइमन सीरीज फिफ्थ लाइन। तो एक तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हीं एटम्स को, वो जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट आगे समझाऊंगा, हालांकि जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट पहले खोज लिया गया था, जिसको बोहर मॉडल समझा नहीं पाया था, और उसके बाद इस बात की डिस्कवरी हुई थी, ये बात पहले पढ़ा रहा हूं। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट यूं ही जो है ना वो उठपटांग काम तो करते रहते ही हैं, इनका आदत होती है कुछ न कुछ रिसर्च इधर उधर से उठपटांग उठापटक करते रहेंगे। तो एक साइंटिस्ट ने लाइन स्पेक्ट्राज की जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ना, उनको माइक्रोस्कोप से देखा,
माइक्रोस्कोप के नीचे से कुछ चीज लाके देख सकते हैं। हमने क्या किया, जिस लाइन स्पेक्ट्रा में लाइन मिल रही थी उनको माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला कि जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है जिसको हम एक सिंगल लाइन समझ रहे हैं, एक्चुअली ये सिंगल लाइन नहीं। जब इसको बड़ा करके देखा माइक्रोस्कोप से, गौर से देखा इसको, तो ये दो फाइन लाइन का ग्रुप थी, दो बहुत पास पास बैठी अलग अलग लाइंस थी। इतनी पास पास थी कि दूर से ज्यादा माइक्रोस्कोप के बिना नॉर्मल आई से देखने पर सिंगल लाइन नजर आ रही थी। एक्चुअली दो लाइंस है। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन एक सिंगल लाइन नहीं होकर के दो फाइन लाइन का ग्रुप है, दो फाइन लाइन का कलेक्शन है। हिंदी में बोलते हैं दो सूक्ष्म रेखाओं का समूह है। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन एक सिंगल लाइन नहीं है, दो सूक्ष्म रेखाओं का समूह है। इस तरह किसी भी लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन को जब गौर से देखा माइक्रोस्कोप से तो पता चला कि वो तो तीन फाइन लाइन का ग्रुप है। याद रखना ये बात, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन दो फाइन लाइन का ग्रुप थी, आगे सॉल्यूशन मॉडल में काम आएगी। लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन तीन फाइन लाइन का ग्रुप थी। लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन बड़ा करके देखा माइक्रोस्कोप से तो चार फाइन लाइन का ग्रुप थी। फर्स्ट लाइन दो फाइन लाइन का ग्रुप, सेकेंड लाइन तीन फाइन लाइन का ग्रुप, थर्ड लाइन चार फाइन लाइन का ग्रुप। प्रैक्टिकली दिख रहा था साइंटिस्ट को, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा, आगे बताऊंगा। लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन, लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन को जब बड़ा करके देखा, इसको बड़ा करके देखा यहां पर, तो वो भी फोर लाइन का ही कलेक्शन थी, फोर लाइन का कलेक्शन थी। फोर लाइन्स, फोर फाइन लाइन्स मेड अप ऑफ collection of four fine lines, four fine lines, three fine lines, two fine lines। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन एक सिंगल लाइन नहीं थी, दो फाइन लाइन का कलेक्शन थी। सेकेंड लाइन तीन फाइन लाइन का, थर्ड लाइन चार फाइन लाइन का, प्रैक्टिकल याद रखिएगा। फिफ्थ लाइन चार फाइन लाइन का, आगे वाली सारी फर्स्ट वाली दो की, सेकेंड वाली तीन फाइन लाइन की, और बाकी सारी थर्ड फोर्थ, थर्ड लाइन लाइमन सीरीज का थर्ड लाइन, लाइमन सीरीज का सेकेंड लाइन, लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन, है ना। बाकी आगे थर्ड और बाकी वाली सारी फोर फाइन लाइन का कलेक्शन ही थी। इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने पर एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन का दो या दो से ज्यादा फाइन लाइन के रूप में बना होना, फाइन लाइन के कलेक्शन के रूप में मिलना, इसे बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। जब उसी लाइन स्पेक्ट्रम को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसको बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। तो ये फाइन लाइंस क्या है? ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस की जगह ये फाइन लाइंस का कलेक्शन है। ये एकल स्पेक्ट्रमी रेखाएं सूक्ष्म रेखाओं का समूह है। ये सूक्ष्म रेखाएं हैं क्या? ये फाइन लाइंस है क्या? ये दो फाइन लाइन क्यों मिल रही है? ये तीन क्यों मिल रही है? चार क्यों मिल रही है? चार क्यों मिल रही है? ये फाइन स्पेक्ट्रम क्या है? फाइन लाइंस को देखते हुए लाइन स्पेक्ट्रा को देखना फाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम, फाइन स्पेक्ट्रम क्या है, क्यों मिल रहा है, बोहर नहीं समझा पाए। बोहर का खुद का चक्कर दिमाग घूमने लग गया कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, मैं तो इनको सिंगल स्पेक्ट्रम लाइन मान रहा था, ये तो दो दो फाइन लाइन का कलेक्शन हो गई, तीन फाइन लाइन, ये चार फाइन लाइन, ये चार फाइन लाइन। ये क्या रामायण है, क्या झगड़ा है, ये क्या लफड़ा है, मुझे नहीं मालूम। आई एम अनेबल, आई एम नॉट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दीज फाइन स्पेक्ट्रम, दीज फाइन लाइन्स। ये फाइन लाइन मिली क्यों रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब हम जिसे हम सिंगल और एनर्जी लेवल मान रहे हैं ना, वो सिंगल एनर्जी लेवल नहीं है। सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो वो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन नहीं दे रहा, वो बहुत बहुत पास पास एनर्जी वाली दो लाइंस दे रहा है। दो लाइन क्यों मिल रही है? इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के बाद जो ऊपर वाला सेकेंड ऑर्बिट है वो सिंगल एनर्जी लेवल है ही नहीं, वो दो पास पास स्थित अप्रोक्सीमेटली सेम बट थोड़ी डिफरेंट वैल्यू रखने वाले दो एनर्जी, दो सब एनर्जी लेवल का कलेक्शन है। दो सब एनर्जी लेवल का कलेक्शन है। सेकेंड ए, सेकेंड बी। सेकेंड ए और सेकेंड बी की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है। सेकेंड ए और सेकेंड बी की एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस है। सेकेंड, जब हम सोचते हैं कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा है, तो कुछ एटम्स में वो सेकेंड ए से फर्स्ट में आ रहा होता है और कुछ एटम्स में वो इलेक्ट्रॉन सेकेंड बी से फर्स्ट में आ रहा होता है।
तो सेकंड ए से फर्स्ट में आने पर जो रेडिएशन एमिट होती है, सेकंड बी से फर्स्ट में आने पर उससे थोड़ी अलग एनर्जी वाली, बहुत पास में लेकिन थोड़ी अलग एनर्जी वाली रेडिएशन एमिट होती है। और वो दोनों रेडिएशन स्पेक्ट्रम में इतनी पास पास मिलती है कि हम उसे सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन समझ रहे हैं, एक्चुअली वो दो अलग अलग फाइन लाइन का कलेक्शन है। ये आगे जाके सोमरफील्ड ने बोला। सोमरफील्ड ने बोला कि सेकेंड ऑर्बिट is not a single orbit, second energy level is not a single energy level, it is a collection of two sub energy level जिनकी एनर्जी बहुत पास पास होती है। ये दो अलग अलग छोटे छोटे बहुत पास पास एनर्जी लेवल रखने वाले दो बहुत नियर बाई प्रेजेंट सब एनर्जी लेवल का ग्रुप है, कलेक्शन है। थर्ड जो है वो तीन सब ऑर्बिट का कलेक्शन है, और जो मैं सेकंड ए सेकंड बी बोल रहा हूं उन्हीं को आगे जाकर के बोल दिया गया 2s 2p। तो इन फाइन स्पेक्ट्रा से, फाइन लाइंस की खोज से, फाइन स्पेक्ट्रम मिलने से साइंटिस्ट को समझ में आया, सोमरफील्ड जैसे साइंटिस्ट ने यह बात आगे जाके बताई कि सब ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स हैव सब ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स आर रिलेटेड विद ऑर्बिट्स। समझ आ रही बात? डाल्टन ने एटम दिया, डाल्टन को पता नहीं था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को देख के पता लगाया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देख के पता लगाया कि एटम के अंदर न्यूक्ली होता है जिसपे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। लाइन स्पेक्ट्रास को देख करके बोहर ने अंदाजा लगाया कि ऑर्बिट्स होते हैं, और फाइन स्पेक्ट्रा को देख करके सोमरफील्ड ने अंदाजा लगाया कि ये बात पता लगाई, इनडायरेक्टली खोज ली कि ऑर्बिट से रिलेटेड सब ऑर्बिट्स हो सकते हैं, मोर देन वन। फर्स्ट ऑर्बिट तो एक ही सब ऑर्बिट के रूप में है, सिंगल एनर्जी लेवल के रूप में, लेकिन सेकंड वाला ऐसा नहीं है, थर्ड वाला ऐसा नहीं है, फोर्थ वाला ऐसा नहीं है। चलिए, फाइन स्पेक्ट्रा का ये महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। इसी तरह से आगे जाकर के उससे भी पहले, फाइन स्पेक्ट्रम देखने से पहले भी एक और बात डिस्कवर हुई थी, जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। बोहर मॉडल could not explain Zeeman effect and Stark effect। क्या होता है जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट? इसको भी आगे सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था। फाइन स्पेक्ट्रम को सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था, जीमान और स्टार्क इफेक्ट को सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था अपने मॉडल के द्वारा। इसीलिए सोमरफील्ड ने कुछ नई बातें बताई थी जो आगे सोमरफील्ड मॉडल पढ़ेंगे। जीमान इफेक्ट क्या है? जीमान इफेक्ट है जब हम ये जो इन एटम्स को, जब हम नॉर्मली स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमें लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है। जब हम इन्हीं एटम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, नॉर्थ साउथ, उसी गैस चैम्बर को जिसमें एटम्स भरे हुए हैं उसको हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और फिर स्पेक्ट्रम लिया, तो हम देखते हैं कि जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है वो सिंगल लाइन नहीं मिलती, वो दो लाइन में स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू two or more lines in magnetic field is called Zeeman effect। ठीक है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एकल स्पेक्ट्रमी रेखाओं का दो या दो से ज्यादा रेखाओं में बंट जाना जीमान प्रभाव कहलाता है। साइंटिस्ट जीमान ने देखा कि एटम्स के स्पेक्ट्रम लेते समय अगर उन एटम्स को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए उन्हीं एटम्स के अंदर जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन मिल रही थी, ये लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये इसकी जगह दो लाइंस मिलने लग गई थी। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन ही दो लाइंस में स्प्लिट हो गई थी। एक्चुअली वो दो फाइन लाइन थी जो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में पास पास रह रही थी, बहुत पास पास रह रही थी, इसलिए एक सिंगल स्पेक्ट्रम नजर आती। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो दूर दूर हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए हमें वो नॉर्मल आई से बिना माइक्रोस्कोप के भी दो लाइन के रूप में दिख रही थी। ये दो लाइन का कलेक्शन थी, दो फाइन लाइन कलेक्शन थी, वो दोनों फाइन लाइन अलग अलग हो गई, अब सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन की तरह नजर आने लग गई, अब दो लाइंस की तरह नजर आने लग गई। यानी वो जो दो सब एनर्जी लेवल थे ना सेकेंड ऑर्बिट के, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो बहुत पास पास थे पहले, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में थोड़े दूर दूर हो गए। यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर एक ही एनर्जी लेवल से रिलेटेड दो या दो से ज्यादा जो सब एनर्जी लेवल होते हैं उनकी एनर्जी दूर दूर हो जाती है, उनकी एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाता है।
इसलिए अब उन एनर्जी डिफरेंस बढ़े हुए ऑर्बिट्स के बीच जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का सेकंड ए से फर्स्ट में या सेकंड बी से फर्स्ट में, तो जो रेडिएशन एमिट होती है वो भी थोड़ी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस वाली होती है और वो दो अलग अलग लाइंस के रूप में स्पेक्ट्रम में नजर आती है। लाइमन सीरीज की जो सेकंड लाइन थी वो 3 लाइन में स्प्लिट हो रही थी। लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन 4 लाइन में स्प्लिट होगी, लाइमन सीरीज की फोर्थ लाइन आगे वाली सारी 4 लाइन में स्प्लिट हो रही थी। तो जीमान ने देखा ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, स्प्लिट क्यों हो रही है, लाइमन सीरीज सेकंड फर्स्ट लाइन की जगह 2 लाइंस क्यों मिलने लगी अलग अलग। बोर्ड उसको समझा नहीं पाए, बोर्ड ने कहा भाई मुझे मालूम नहीं। इसी तरह से स्टार्क इफेक्ट क्या कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट जो है वो कहलाता है स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इन 2 और मोर लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम उन्हीं एटम्स का स्पेक्ट्रम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा के लेवें, रेडिएशन पहले हीट करें एटम्स को, फिर उसका इमिशन स्पेक्ट्रा लेवें, तो भी वही हो रहा था। लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन 2 लाइंस में स्प्लिट हो रही थी, लाइमन सीरीज की सेकंड लाइन 3 लाइन में स्प्लिट हो रही थी, लाइमन सीरीज की थर्ड लाइन 4 लाइन में स्प्लिट हो रही थी। जितने जो स्पेक्ट्रल लाइन जितनी फाइन लाइन की बनी होती है वो उतनी लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होना कहलाता है स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना, बटना, स्प्लिट होना कहलाता है जीमान इफेक्ट। तो ये जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और फाइन स्पेक्ट्रम तीनों बातें बोर मॉडल समझा नहीं पाया। ये बोर मॉडल की मेन फेलियर्स है, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। इनमें से कुछ फेलियर्स को दूर करने के लिए सोमरफील्ड ने बोर मॉडल को एक्सटेंड किया, सोमरफील्ड का एक्सटेंशन कहलाया वो आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।